हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक झा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। आज हम लोग कंपनी लॉ के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये जो क्लास है, ये क्लास आपका सारे प्रोफेशनल कोर्सेस बीकॉम के बच्चे, मास्टर्स के बच्चे इसको आपका फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ये फुल आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा रिगार्डिंग कॉर्पोरेट लॉ। कंपनी लॉ होता क्या है, कंपनी लॉ के जो टर्म्स हैं, जो आपका लीगल टर्म्स यूज होते हैं, जब फर्दर आप पढ़ाई करोगे तो जो लीगल टर्म्स आपको मिलेगा वो लीगल टर्म्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड कंपनी है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। जैसे हम और आप एक नेचुरल बॉडी हैं, वैसे कंपनी क्या है, आपका आर्टिफिशियल बॉडी है। ये आपका आर्टिफिशियल बॉडी है, विच मीन्स ये आपका टैक्स पे करता है, ये आपका इनकम टैक्स पे करता है। ठीक है, तो अब कंपनी अगर टैक्स पे कर रहा है, कंपनी अगर आपका आर्टिफिशियल बॉडी है और कंपनी परपेचुअल सक्सेशन फॉलो करता है, परपेचुअल सक्सेशन फॉलो करता है, मतलब आप रहो या ना रहो, मतलब जिन्होंने कंपनी आपका स्टार्ट किया है वो रहे या ना रहे, कंपनी आपका चलते रहेगा। तो ये आपका गो ऑन एंड ऑन कंपनी आपका चलते ही रहेगा। तो ये आपका कंपनी का कुछ पॉइंट्स हो गया कि लाइक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, कंपनी इज ऑल्सो पेइंग द टैक्स, कंपनी आर हैविंग द फीचर्स ऑफ व्हाट, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी आपका और क्या करता है, कंपनी के पास कॉमन सील है, मतलब इसका खुद का एक आइडेंटिफिकेशन है। कंपनी के पास क्या है, कॉमन सील, थप्पा है। ये आपका हर जगह यूज करता है। जब भी आपका कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन होता है, लीगल ट्रांजेक्शन होता है, तो कॉमन सील यूज किया जाता है। कंपनी का डेफिनेशन का बात करें तो पहले डेफिनेशन हुआ करता था व्हेन टू और मोर पर्सन केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज व्हाट, कंपनी। जैसे पार्टनरशिप का था सेम डेफिनेशन था, बट कंपनी में फायदा क्या होता है कि कंपनी पे लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप लायबिलिटी आपका अनलिमिटेड रहता था। इसीलिए सब पार्टनरशिप ना स्टार्ट करके कंपनी स्टार्ट करना प्रेफर करते थे। उसका एक एडवांटेज क्या था कि यहाँ पे आपको लायबिलिटी लिमिटेड मिलता था। तो अब कंपनीज एक्ट, ये कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद से, दी कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद से एक नया कंपनी आया है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपीसी। ओपीसी मतलब होता है वन पर्सन कंपनी। तो ये कंपनी आने से डेफिनेशन चेंज हो गया, बिकॉज वन पर्सन मीन्स व्हाट, एक अकेला आदमी भी कंपनी फॉर्म कर सकता है। तो डेफिनेशन क्या हो गया, व्हेन वन और मोर पर्सन केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन इज नोन एज व्हाट, कंपनी। तो ये कंपनी का मतलब है कि कंपनी में आपका क्या क्या फीचर्स है, कंपनी का काम क्या होता है, कंपनी का मालिक कौन होता है, हु इज द ओनर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर? जी नहीं, डायरेक्टर को क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन, तनख्वाह मिलता है, तो वो नौकर है। मालिक कौन है, मेंबर। हम लोग इसको शेयर होल्डर भी बोलते हैं। आपका कंपनी का मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर और मेंबर। और इसका एम्प्लॉय कौन होता है, जितना भी केएमपी है, की मैनेजरियल पर्सोनेल, इसमें आपका सारा डायरेक्टर, मैनेजर, सीएस, ये सब कोई केएमपी का हिस्सा होता है। तो डायरेक्टर के साथ इसमें आपका सीएफओ, आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये क्या है आपका, दे आर डूइंग जॉब फॉर ए पर्टिकुलर कंपनी। तो उसको क्या मिल रहा है, तनख्वाह मिल रहा है, तो वो क्या है, नौकर है। मालिक कौन है, जो इसमें शेयर खरीद के रखा है। तो ये कंपनी का मतलब था। तो कंपनी को अगर इन शॉर्ट बताना हो कि कंपनी होता क्या है, व्हाट इज कंपनी, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल बॉडी।
It is a statutory body formed by the government organization which are having common seal, having perpetual succession. They are also paying the tax formulated by the government. तो ये आपका मतलब है कंपनी का। अब कंपनी के अंदर में क्या क्या अलग अलग टर्म्स आते हैं, क्या क्या अलग अलग लीगल टर्म्स हम लोग को जानने को मिलता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबको समझ में आ गया मीनिंग ऑफ कंपनी? आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम लोग आज सब कुछ डिस्कस कर लेंगे रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होता है, मीटिंग्स क्या होता है, फिर आपका रिजोल्यूशन क्या होता है, फिर आपका ये जो कंपनी है वो चलाता कौन है, कौन कौन इसके अंदर ऑफिसर आते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सुनिए, पहले हम लोग अगर टाइप्स ऑफ कंपनी का बात करें, टाइप्स ऑफ कंपनी आपका 3 क्लासिफिकेशन है। जो बोलता है टाइप्स ऑफ कंपनी में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो टाइप्स नहीं है, वो इसका एक सब टाइप्स है। होता क्या है टाइप्स ऑफ कंपनी में? फर्स्ट वन इज व्हाट? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सेकेंड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड थर्ड वन इज व्हाट? अनलिमिटेड कंपनी। तो हम लोग इन तीनों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्लासिफिकेशन आता है रिगार्डिंग आपका ओपीसी, रिगार्डिंग प्राइवेट कंपनी, रिगार्डिंग पब्लिक कंपनी। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें मेंबर कितने होते हैं? मेंबर मिनिमम, मैक्सिमम। फिर डायरेक्टर कितने होते हैं? फिर आपका इन लोग का ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होता है? फिर आपका इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा कंपनी क्या चीज से बिलोंग करता है? अब नाम से पता चल रहा है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मीन्स व्हाट? एक अकेला बंदा कंपनी चला रहा है। ये 1 पर्सन कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में क्यों आया कि पहले क्या होता था कि सोल प्रोप्राइटरशिप, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप बोल के आपका बिजनेस हम लोग ऑपरेट करते थे, लेकिन उसमें आपका लीगल सर्टिनिटी नहीं मिलता था। तो वो लीगलिटी के लिए हम लोग के पास ऑप्शन नहीं रहता था, हम लोग प्राइवेट कंपनी फॉर्म करते थे। प्राइवेट कंपनी फॉर्म करते वक्त हम लोग किसी एक मेंबर को बनाते थे अपने कंपनी का शेयर होल्डर, जिनका कोई रोल नहीं होता था। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपना प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, हम अपनी मम्मी को बना दिए उसमें आपका शेयर होल्डर, तो वो तो काम नहीं करेंगे, काम तो हमको करना पड़ेगा। बट हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट था कि प्राइवेट कंपनी में 2 शेयर होल्डर होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर ड्रॉबैक को हटाने के लिए ये ओपीसी का फॉर्म आपका लाया गया, ओपीसी का अलग से क्लासिफिकेशन लाया गया कि आप अकेले भी अपना कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। और एक बात, ओपीसी में आपका ऑल द फॉर्म्स, ऑल द गाइडलाइंस, ऑल द रेगुलेशन विल रिमेन सेम just like private company, only the obligation of number of member is different। बाकी सब कुछ प्राइवेट कंपनी की ही तरह रहेगा। यहाँ पे आपका मिनिमम कितना? 1 बंदा, मैक्सिमम भी 1, बिकॉज नाम ही क्या है 1 पर्सन कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में क्या होगा? मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना? 200। जो कंपनीज एक्ट आपका 1956 था, वहां पे आपका 50 था, बट कंपनीज एक्ट 2013 में ये चेंजेस कर दिया गया है। ये एक्ट हम लोग को फॉलो करना पड़ता है जब हम लोग कॉर्पोरेट केसेस को देखते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। अब डायरेक्टर कितना होता है? ओपीसी में मिनिमम 1, प्राइवेट में मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 3। अब मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम
तीनों में 15 है। अब कोई बच्चा सोचेगा कि ओपीसी में 15 कहाँ से आ गया, तो ये 15 कौन है, डायरेक्टर है, ये मेंबर नहीं है। सब कुछ 1-1 थोड़ी होगा, बिकॉज सब लोग आपके पास कस्टमर भी एक ही आएगा। आपको करना क्या है, आपको काम को ऑपरेट करना, काम को बड़ा करना है। तो बड़ा काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, नौकर चाहिए ना, स्टाफ चाहिए ना। तो मेरा काम बढ़ रहा है, हम 15 जगह डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए। और एक बात, हम लोग इस 15 डायरेक्टर को और ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं बाईपासिंग एसआर इन जीएम। अब ये एसआर और जीएम क्या होता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। जब हम लोग अभी टाइप्स ऑफ मीटिंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिजोल्यूशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होता है, इसमें आपका मिनिमम 1 लाख से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। सेम बोले ना, एवरी प्रोविजन विल रिमेन सेम जस्ट लाइक प्राइवेट कंपनी के इन केस ऑफ ओपीसी। एंड आपका पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 लाख होना चाहिए, ठीक है। और क्लासिफिकेशन कैसे होगा कि कौन सा कंपनी आपका ओपीसी है, कौन सा प्राइवेट है, कौन सा पब्लिक है। यहां पे लिखा रहेगा ओपीसी पीवीटी एलटीडी, यहां पे लिखा रहेगा पीवीटी एलटीडी, यहां पे लिखा रहेगा आपको ओनली एलटीडी। तो अगर आपको क्लासिफाई करना है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है रिलायंस लिमिटेड, तो ये रिलायंस कौन सा हुआ, पब्लिक कंपनी। यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड तो आपका प्राइवेट कंपनी, और अगर इसके आगे ओपीसी लिखा हुआ है तो ये आपका ओपीसी हो जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा ओपीसी है, कौन सा आपका प्राइवेट है, कौन सा पब्लिक है, ये तरीका हो गया पहचानने का। क्लियर है सबको। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी ओनली इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो ये 3 क्लासिफिकेशन है। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसका मतलब क्या होता है, ये वो कंपनी होता है जो गारंटी देता है, जिसका क्रेडिबिलिटी खराब रहता है, उसके बिहाफ में दूसरा रिप्रेजेंटेटिव क्या देता है, गारंटी देता है। तो जो इस तरीके से काम करता है, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी होता है, वो ये सारा काम रेगुलेट करता है। तो इसका अलग से कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है, बस ये वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो किसी और के बिहाफ में बाय टेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन वो गारंटी प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, अनलिमिटेड कंपनी। नाम से समझ में आना चाहिए अनलिमिटेड, मतलब यहाँ पे आपका लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपका मोदी केयर, ये मोदी केयर हमारे मोदी जी नहीं है, ये कंपनी का नाम है, जो इंडियन कंपनी है, जो 96 में स्टार्ट हुआ था। तो मोदी केयर हो गया, एमवे हो गया, वेस्टीज हो गया, बहुत सारे अलग अलग एमएनसीज कंपनी है जिनका आपका लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। दे कैन ऑपरेट अंडर द गाइडलाइन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसको हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। क्लियर है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कंपनी, कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मीटिंग क्या होता है। मीटिंग आपका 2 पार्ट्स में क्लासिफाई है, एक होता है जनरल मीटिंग, दूसरा होता है बोर्ड मीटिंग। तो ये जनरल मीटिंग क्या होता है और ये बोर्ड मीटिंग क्या होता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंपनीज एक्ट में अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 ये हम लोग को फॉलो करना है। बट ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है क्या क्या, इसमें टोटल 470 सेक्शंस हैं, इसके अंदर 29 चैप्टर्स हैं एंड 7 शेड्यूल हैं। तो ये आपका होता कुछ और नहीं है, इसके अंदर इतना सारा प्रोविजन दिया हुआ है।
पहले आपका ये 600 से ज़्यादा सेक्शन हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956 में, बट कंपनीज एक्ट 2013 में आपका इसको छोटा कर दिया गया है, जिसमें उन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका जो विसल ब्लोअर कमिटी है उसके रोल को बढ़ाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, कि कितना ज़्यादा हम सिंपल कर देंगे लॉ को कि किसी भी बिजनेसमैन को दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए सेक्शन कम कर दिया गया है, उसको बहुत सिंपल तरीके से क्लासिफाई कर दिया गया है। तो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शन है, 29 चैप्टर्स हैं एंड 7 शेड्यूल हैं। तो इसके अंदर अब बोर्ड मीटिंग का सेक्शन 173 से स्टार्ट होता है, जनरल मीटिंग का सेक्शन 96 से स्टार्ट होता है। तो सेक्शन अलग चीज हो गया, सेक्शन कुछ और नहीं है, बस अगर आपको वो याद है तो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है दूसरे के सामने प्रेजेंट करने का, बट ऐसा कुछ नहीं है कि सेक्शन याद हो गया। सेक्शन बस क्लासिफाई कर रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो आपका एजीएम का प्रोविजन, एजीएम का सारा गाइडलाइन किसके अंदर है, उस जो कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 96 के अंदर लिखा हुआ है। बोर्ड मीटिंग का सेक्शन 173 में लिखा हुआ है। तो ये बस आपका एक क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर सारा प्रोविजन, सारा रूल्स रेगुलेशन रिगार्डिंग द रिस्पेक्टिव टॉपिक डाला गया है। तो कंपनीज एक्ट 2013 का ये क्लासिफिकेशन है। अब मीटिंग में जनरल मीटिंग का सेक्शन है 96, इसका है बोर्ड मीटिंग का 173 से स्टार्ट होता है, जनरल मीटिंग का 96 से स्टार्ट होता है। बहुत सारे सेक्शन है अलग अलग, चेयरमैन का, प्रॉक्सी का, अलग अलग आपके सेक्शंस आएंगे, बट सेक्शन अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग बेसिक आइडिया ले रहे हैं रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। अब जनरल मीटिंग मतलब क्या हो गया, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। जनरल मीटिंग में मीटिंग किसका होगा, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर या मेंबर्स। और बोर्ड मीटिंग में मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जनरल मीटिंग में कितने तरह का मीटिंग होता है, एजीएम, EGM and CM. AGM stand for annual general meetings. EGM stand for extra ordinary general meetings and CM stand for class meetings. अब ये एजीएम क्या होता है, ईजीएम क्या होता है और सीएम क्या होता है। एजीएम होता है एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब इस पर्टिकुलर मीटिंग में हम लोग अपने एनुअल अकाउंट्स का, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा आपका अडॉप्ट करना है, कौन सा कंसिडर करना है, कौन सा मेथड ऑफ वैल्यूएशन होगा, कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। ये सब कुछ हम लोग इस एजीएम में डिसाइड करते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग ये आपका एनुअली होता है। ये एजीएम सेक्शन 96 में डिस्कस किया गया है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि हम लोग को एजीएम कब कब कंडक्ट करना रहता है, 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम। ये कुछ इसके प्रोविजन है। जब हम लोग अलग से मीटिंग्स का क्लास करेंगे तो वहां पे हम लोग इस सेक्शन के बारे में इन डेप्थ हम लोग पढ़ाई करेंगे। अभी आप लोग को बस जानना है कि ये आपका फॉर्म्स ऑफ मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग। ईजीएम क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब ये ईजीएम का क्या रोल है, ये क्यों आया, ये आया इसीलिए कि एजीएम तो साल में एक बार होगा, तो हम लोग साल भर का डिसीजन तो एक बार में नहीं ले सकते ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। बार बार आने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ईजीएम। ऐसा तो नहीं होगा कि सपोज हमारे यहाँ चोरी हो गया, हमारे ऑफिस में चोरी हो गया, आग लग गया, तो साल भर बाद देखेंगे, ऐसा होगा, दिस इज नॉट वायबल। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अलग से मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ईजीएम, फॉर सर्टेन डिसीजन। ये सर्टेन डिसीजन के लिए हम लोग कंडक्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये कवर्ड है अंडर सेक्शन 100, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 100 में आपका ईजीएम के बारे में क्लासिफिकेशन है। और सीएम क्या हो गया, इट जस्ट लाइक अनदर फॉर्म ऑफ ईजीएम, बस सीएम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर वाले मीटिंग अटेंड करते हैं। जैसे शेयर होल्डर कितने तरीके के होते हैं, या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर या आपका इक्विटी शेयर होल्डर।
तो अब प्रेफरेंस वाले बंदे हैं या इक्विटी वाले बंदे हैं, ये चीज आपको क्लासिफाई करेगा कि वो क्लास मीटिंग है या नहीं है। मतलब अगर सिर्फ इक्विटी वाले को बुलाए हो तो वो क्लास मीटिंग हो गया, खाली प्रेफरेंस वाले को बुलाए हो तो क्लास मीटिंग हो गया। जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ ईजीएम, बस यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर को आप बुलाते हो, ठीक है। दिस इज टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग, अनदर फॉर्म्स ऑफ जनरल मीटिंग। और बोर्ड मीटिंग क्या होता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग बैठ के चर्चा करते हैं। मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग में होता क्या है, हम लोग रिजोल्यूशन पास करते हैं। रिजोल्यूशन मीन्स व्हाट, डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाना है, क्या क्या नया आइडिया डालना है, ये सब कुछ हम लोग मीटिंग में डिसाइड करते हैं। तो पहले मीटिंग करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ये आपका साल में एटलीस्ट 4 टाइम्स होना चाहिए। एटलीस्ट बोला है मतलब 4 बार तो कम से कम होना चाहिए, 4 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये हो गया बोर्ड मीटिंग का क्लासिफिकेशन। तो इसमें आपके सारे डायरेक्टर, सारे केएमपी के मेंबर लोग पार्टिसिपेट करेंगे बोर्ड मीटिंग में, और ये बोर्ड मीटिंग डिसाइड करेगा कि हम लोग को डिसीजन किस किस पे लेना है। उसके हिसाब से हम लोग कंडक्ट करेंगे एजीएम, ईजीएम, सीएम, ठीक है। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मीटिंग्स कि कितने तरह के मीटिंग्स होते हैं और जीएम क्या होता है, बीएम क्या होता है, ये सब कुछ आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। और कॉर्पोरेट लॉ में टोटल कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने शेड्यूल हैं, ठीक है। कॉपी कर, होपफुली कॉपी कर लिए होगे आप लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिजोल्यूशन को लेके कि रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन, इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन है। एक अगर बोर्ड के लिए होता है या फिर मेंबर के लिए होता है। बोर्ड के लिए होगा तो बोर्ड रिजोल्यूशन, ठीक है, और मेंबर्स के लिए होगा तो यहां 2 क्लासिफिकेशन है, एक होगा ओआर, दूसरा होगा आपका एसआर। अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना कि 15 से ज्यादा डायरेक्टर रख सकते हैं बाय पासिंग एसआर इन जीएम। तो एसआर होता क्या है और ओआर क्या होता है। ओआर स्टैंड फॉर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड एसआर स्टैंड फॉर स्पेशल रिजोल्यूशन। अब ओआर में होगा क्या, वोट इन फेवर मस्ट बी ग्रेटर देन वोट अगेंस्ट। मतलब जितना जन हाँ बोला है उससे कम ना होना चाहिए तो हम लोग रिजोल्यूशन पास कर देंगे, ठीक है। सपोज अगर 10 जन हैं, 10 मेंबर आए हैं, उसमें अगर 6 जन कोई बात बोल रहे हैं, 4 जन कोई और बात बोल रहे हैं, तो हम लोग रिजोल्यूशन पास कर देंगे, बिकॉज आपका जो वोट इन फेवर है वो वोट अगेंस्ट के ज्यादा है। और एसआर क्या होता है, यहाँ पे 3 टाइम्स वोट इन फेवर होना चाहिए, वोट इन फेवर होना चाहिए। 3 टाइम्स मीन्स वॉट, 75% आपका इन फेवर होना चाहिए, 75% वोट इन फेवर होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3/4 अगर आपके फेवर में बोल रहा है तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, हम लोग एसआर पास कर सकते हैं। सपोज 100 जन है तो एटलीस्ट 75 आदमी आपके फेवर में वोट करने चाहिए, तो ही हम लोग एसआर पास कर सकते हैं। तो बस ये क्लासिफिकेशन है रिजोल्यूशन का, आइदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन और आपका बोर्ड मीटिंग। ये सिर्फ हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए। यहाँ पे हम लोग यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन पास करते हैं, यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन हम लोग पास करते हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर में। और मेंबर्स मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, या ओआर पास करते हैं या एसआर पास करते हैं। ओआर मतलब क्या हो गया आपका, वोट इन फेवर मस्ट बी ग्रेटर देन वोट अगेंस्ट। और एसआर में क्या होगा, एटलीस्ट 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर मस्ट वोटेड इन फेवर कंपेयर टू दोज हु आर वोटेड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर रिजोल्यूशन। तो ये हम लोग का क्लासिफिकेशन हो गया रिजोल्यूशन को लेके कि कितने तरीके के रिजोल्यूशन होते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं
कॉर्पोरेट लॉ में बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं? ये क्लासिफिकेशन जरूरी है बिकॉज बहुत सारे ऐसे बिजनेस मतलब ट्रांजैक्शन का बात हो रहा है, ये बिजनेस मतलब ट्रेड का बात नहीं हो रहा है। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर जो बिजनेस होता है इसमें आपका ओबी होता है या फिर आपका एसबी होता है। नाउ ओबी स्टैंड फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस एंड एसबी स्टैंड फॉर स्पेशल बिजनेस। मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन होगा तो हम लोग बोलेंगे अच्छा ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, कौन सा ट्रांजैक्शन होगा बोलेंगे हम लोग ये स्पेशल बिजनेस है। कॉर्पोरेट लॉ में ऐसा बोला गया है कि बस 4 ऐसे केस है जिसको हम लोग ओबी के अंदर में कंसिडर करेंगे। वो 4 केस क्या हैं? आपका कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट and board report. Point number 2 is what? Declaration of dividend. अब ये होता क्या है? कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, फिर ऑडिटर रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। मतलब अगर आपका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग कि जो हम लोग को रिजोल्यूशन पास करना है तो ये कौन सा बिजनेस का रिजोल्यूशन है। बिकॉज जब आप लोग फर्दर पढ़ोगे या फर्दर समझोगे या प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में मतलब इस पर्टिकुलर बिजनेस में कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है। तो अगर हम लोग कंसिडरेशन कर रहे हैं मतलब कंसिडर कर रहे हैं एनुअल अकाउंट्स को, ऑडिटर रिपोर्ट को, आपके डायरेक्टर रिपोर्ट को, तो हम लोग को क्या करना है? उसको ओबी कंसिडर करना है, फिर डिसाइड करना है कि यहाँ पे एसआर पास होगा या ओआर पास होगा। अब पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जो कॉर्पोरेट जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो वो स्पेशल बिजनेस होता है या फिर ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। ये क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे समझ में आएगा। फिर होता है आपका 3rd नंबर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। मतलब अगर आपके कंपनी में डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं और उनके जगह पे कोई और अपॉइंट हो रहे हैं तो इसको हम लोग ऑर्डिनरी बिजनेस कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर किसी बंदी को आप सिर्फ अपॉइंट कर रहे हो देन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ ओबी, दैट इज पार्ट ऑफ एसबी। एंड द लास्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, appointment of auditor and fixation of their remuneration. If you are appointing an auditor, which means chartered accountant, and you are fixing the remuneration of that statutory auditor, then that but considered under ordinary business. इसको हम लोग सिंपल समझने के लिए अड्डा भी बोलते हैं, ADDA। A स्टैंड फॉर एनुअल अकाउंट, D स्टैंड फॉर डिविडेंड, अगेन D स्टैंड फॉर डायरेक्टर एंड अगेन A स्टैंड फॉर ऑडिटर। तो ये 4 को छोड़ के रेस्ट ऑल ट्रांजेक्शन इज व्हाट? स्पेशल बिजनेस। बाकी आपका ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है, इसको छोड़ के सारा आपका स्पेशल बिजनेस है। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग का बस एक लास्ट टॉपिक बाकी रह गया है रिगार्डिंग कि आपका कॉर्पोरेट लॉ में कौन कौन होते हैं, मतलब ये ऑपरेट कैसे होता है, इसका आपका मॉनिटर कैसे किया जाता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिक आइडिया हो गया रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ मीटिंग, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब हम लोग बस पढ़ लेते हैं कि इसको मॉनिटर कौन करता है। मतलब मशीनरी ऑफ कॉर्पोरेट लॉ कौन कौन है?
मैशिनरी ऑफ कॉरपोरेट लॉ और कंपनीज एक्ट 2013, इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक आपका लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड आपका जुडिशियल बॉडी। अच्छा, ये लेजिस्लेटिव बॉडी में आपका सिर्फ और सिर्फ यूनियन लेजिस्लेटिव को ही कंसिडर किया गया है। ओनली यूनियन लेजिस्लेटिव, विच मीन्स स्टेट legislature is not allowed in the machinery of corporate law. Only the union legislative body are to be considered. ठीक है, अब ये legislative body कौन कौन होते हैं यहाँ पे? सबसे पहले पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करते हैं? एक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर आपका पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या पास करते हैं? ऑर्डिनेंस। फिर सीजी, सीजी क्या पास करते हैं? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका पार्लियामेंट हो गए एक्ट, पार्लियामेंट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। ऑर्डिनेंस कौन लेके आएगा? प्रेसिडेंट लेके आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन फॉर्म करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करेगा। एंड द लास्ट वन इज ए स्टैंड फॉर एजुकेटिंग ऑथोरिटी। ये क्या करेगा? ये ऑर्डर देगा। सीजी इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी हैं। ठीक है, देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए। मतलब क्या हो गया इसका कि ये कॉर्पोरेट, ये कंपनी को चलाने के लिए हम लोग के इंडिया में जो अलग अलग बॉडी फॉर्मुलेट किया गया है वो लोग कौन कौन हैं? ठीक है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी हो गए, इसमें पार्लियामेंट आ गए, प्रेसिडेंट आ गए, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आ गए एंड एजुकेटिंग अथॉरिटी आ गए। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का होता है बस इंप्लीमेंट करना। क्या करना? इंप्लीमेंट करना। ये क्या करेंगे? यहां जो एक्ट बनेगा वो उसको क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें एग्जीक्यूट करने का काम किसको दिया गया है? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अफेयर्स मतलब ट्रांजैक्शन। तो जितना भी कॉर्पोरेट केस होगा उसके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री फॉर्म किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और जुडिशियल बॉडी मतलब अब केस है, कॉर्पोरेट लॉ है तो केसेस होगा। कंपनी अपना ग्रीवेंसेस लेके कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट कौन कौन होंगे? नॉर्मल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर स्पेशल कोर्ट, फिर आपके NCLT या फिर NCLAT, या फिर आपका इसके लिए हम लोग अलग से एक मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन पैनल बनाते हैं। मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन पैनल बनाते हैं। ये हमारे जुडिशियल बॉडी होते हैं। अब इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ये होता क्या है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रेगुलेट कैसे करते हैं और इसको ऑपरेट करने के लिए कौन सा अलग अलग बॉडी फॉर्म किया गया, ये सब हम लोग अभी समझ लेते हैं। सबसे पहले ये मशीनरी है, मशीनरी मतलब कॉर्पोरेट लॉ को चलाने के लिए पहला क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी में कौन कौन आ गया? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एजुकेटिंग अथॉरिटी। पार्लियामेंट क्या करेगा? एक्ट फॉर्म करेगा। आपका प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आता है। जब पार्लियामेंट
आपका एक्टिव नहीं रहता है, पार्लियामेंट आपका सेशन में नहीं रहता है, तब अगर किसी लॉ का दरकार होता है तो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो एक ऑर्डिनेंस लॉ लेके आते हैं, वो फॉलो करना पड़ता है। वो 6 वीक्स तक वैलिड होता है जब तक हम लोग उसको पार्लियामेंट में आपका स्टेट एंड लेजिस्लेटिव के अथॉरिटी से पास नहीं करा लेते हैं, ठीक है। जो कैबिनेट में पास अगर नहीं होता है तो हम लोग उस ऑर्डिनेंस को कैंसिल कर देते हैं। बट अगर हमारा पार्लियामेंट एक्टिव नहीं है तो जो ऑर्डिनेंस लेके आते हैं उसका राइट किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नो डाउट रूल्स रेगुलेशन फॉर्मुलेट करेंगे, पावर होल्ड करके रखेंगे, और ये आपका ऑफिसर होता है, एजुकेटिंग अथॉरिटी एक आपका ऑफिसर होता है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जो क्या देगा? आपको ऑर्डर देगा। एग्जीक्यूटिव बॉडी ये तो सब कुछ बना दिए, इसको एक्टिव कौन करेगा? इंप्लीमेंट कौन करेगा? एमसीए करेगा। एमसीए क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। बहुत सारा मिनिस्ट्री है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वैसे ही आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के लिए भी आपका अलग अलग अफेयर्स बना हुआ है। तो ये जो मिनिस्ट्री है इनका काम है इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना। अब हमारे एमसीए को कौन रेगुलेट कर रहा है? जब ये वीडियो बना रहे हैं उस समय आपका जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो हमारे एमसीए की कौन है? हेड हैं। इससे पहले कौन थे? लेट अरुण जेटली जी। तो ये जो आपका निर्मला सीतारमण, ये जो एमसीए को रेगुलेट कर रही है वो किस तरीके से रेगुलेट कर रही है, इनके नीचे कौन कौन है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब एमसीए जो इस एक्ट को, इस ऑर्डिनेंस को, इस रेगुलेशन को, इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करता है। और अगर इंप्लीमेंट करने में कहीं भी कुछ ग्रीवेंसेस आता है तो हम लोग पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट मीन्स व्हाट? सुप्रीम कोर्ट। स्पेशल कोर्ट्स मतलब हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर्म करते हैं अगर केस इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है तो। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल मतलब अगर इस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट, ट्राइब्यूनल का दूसरा नाम क्या हो गया? कोर्ट। तो ये कोर्ट किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट केस के लिए। किसी का मर्डर कर दो, इस कोर्ट में जाओ, भगा देगा, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट केस ही होल्ड करेगा। नो क्रिमिनल केस, नो सिविल केस, ओनली कॉर्पोरेट केस। अगर आप इसके फैसले से सहमत नहीं हो तो यू कैन फर्दर अपील, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। आप अपील कर सकते हो इससे एक ऊपर कोर्ट में। और जो लास्ट है आपका मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, इसका मतलब क्या हो गया? जो कोर्ट में जज होगा वो भी तो एक नेचुरल बॉडी है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जो केस का टेक्निकलिटी है वो उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए वो एक पर्टिकुलर पैनल बना के उस पैनल को वो पर्टिकुलर केस रेफर कर देगा। तो ये सब कुछ आपका मशीनरी ऑपरेट होता है कंपनी लॉ को चलाने के लिए, कॉर्पोरेट बॉडी को चलाने के लिए, ठीक है। अब इस वीडियो का ये लास्ट लेक्चर होगा रिगार्डिंग एमसीए का क्लासिफिकेशन क्या क्या है। सबको क्लियर है ये सब चीज? अब हम लोग अभी बात किए एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मतलब क्या हो गया कि ये जितना भी कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब व्हाट? ट्रांजैक्शन। विच ट्रांजैक्शन? कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन। जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसको ये मिनिस्ट्री देखेगा। अब ये तो एप्लीकेबल है होल इंडिया के लिए ना, ये होल इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या ये जो यहां बैठी हुई है सीतारमण जी, इनके लिए पॉसिबल है कि ये पूरा इंडिया में आपका सही तरीके से केसेस को कंसिडर कर पाए या सही तरीके से जजमेंट दे पाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एमसीए की ये निर्मला सीतारमण जी मतलब मिनिस्ट्री इनके हाथ में है, लेकिन सब पूरा इंडिया को कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका अलग अलग रीजन में, अलग अलग जोन में आपका आरडी के पोस्ट से किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट किया है, जिनको आपका काम दे दिया कि अच्छा ये पर्टिकुलर एरिया आपको देखना है, ये पर्टिकुलर एरिया आपको देखना है, ठीक है। जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
वो क्या है आपका, सुन लीजिए। एमसीए के अंदर में टोटल 7 जोन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 7 जोन। अब ये 7 जोन क्या है, 7 जोन में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको पोस्ट मिला है आरडी का। आरडी इज व्हाट, रीजनल डायरेक्टर। अलग अलग रीजन में, अलग अलग जोन में किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट कर दिया गया है और उनको काम दे दिया गया है। आरडी स्टैंड फॉर रीजनल डायरेक्टर। अब ये 7 जोन क्या है, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ठीक है, ये 7 जोन क्लासिफाई किया है, ये 7 जोन क्लासिफाई किया है कौन, कंपनी। एन स्टैंड फॉर, अच्छा ये नॉर्थ जोन मतलब एरिया का बात कर रहे हैं ना, ये नॉर्थ में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जगह सब है उन लोग को ही आइडेंटिफाई किया होगा, मतलब उसी पर्टिकुलर जगह पे वो पोस्ट दिया होगा। नॉर्थ में क्या है आपका, दिल्ली। ठीक है, ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या बताइए, ईस्ट में कौन आएंगे, ईस्ट एरिया में कौन आएंगे, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई, साउथ में चेन्नई। मतलब इस एरिया में, मतलब ये नॉर्थ जोन का एरिया दे दिया, दिल्ली में इनका आरडी को बैठा दिया गया, ईस्ट में कोलकाता को आपका आरडी एलोकेट कर दिया गया, फिर वेस्ट में मुंबई को एंड साउथ में चेन्नई को। अब ये नॉर्थ ईस्ट में किनको दिए और नॉर्थ वेस्ट में किनको दिए। नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट का एरिया कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया गुवाहाटी साइड वाला एरिया, बट गुवाहाटी को नहीं मिला, ये मिला है आपका शिलोंग को, मतलब शिलोंग में आरडी बैठे हुए हैं। नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया आपका, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा शहर आता है, अहमदाबाद। ठीक है, और लास्ट में साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में आपका आ गया हैदराबाद। ये अच्छा, यहां पे साउथ वेस्ट नहीं है बिकॉज साउथ वेस्ट में कॉर्पोरेट है ही नहीं। साउथ वेस्ट क्या हो गया, गोवा साइड का एरिया। अब इस इधर तक कॉर्पोरेट है ही नहीं, तो जहां जहां कॉर्पोरेट केसेस था वहां पे आपका आरडी एलोकेट कर दिया गया। तो वो आपका दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, शिलोंग, अहमदाबाद एंड हैदराबाद में आपका एस्टेब्लिश्ड है। ये 7 जोन में आरडी को क्लासिफाई किया गया है। और आरडी मतलब क्या, ये एक इंडिविजुअल है, मतलब नेचुरल बॉडी है। कोलकाता में जो है उनका नाम है मिस्टर अभी डी बंदोपाध्याय। तो आपका हर एक जगह पे एक एक इंडिविजुअल को अपॉइंट कर दिया, जैसे एमसीए को लीड कर रही है सीतारमन जी, वैसे ही आपका अलग अलग आरडी में अलग अलग आपका नेचुरल बॉडी को अपॉइंट कर दिया गया है। उनको टास्क दे दिया है कि आपको ये पूरा एरिया देखना है। ठीक है, अब आरडी तो हर जगह जा नहीं सकता। अब आरडी अपने नीचे क्या किया है, ब्रांचेस फॉर्म किया है। आरडी के नीचे में 2 पोस्ट है। एक है आपका आरओसी, सुना सुना लग रहा आरओसी, और दूसरा है आपका ओएल। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सबको लगता होगा ये ऑफिस है, ये ऑफिस नहीं है, ये एक इंसान का नाम है, मतलब इंसान के पोस्ट का नाम है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और ओएल हो गया आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर। मतलब अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, इनकॉर्पोरेशन करना है, आपको फाइलिंग करना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो उसके लिए क्या है आपका आरओसी है। और इसका जस्ट उल्टा, अगर आपको कंपनी वाइंड अप करना है, आपका लिक्विडेशन होके रखा हुआ है, तो उसके लिए कौन सा बंदा होगा, ओएल। अभी एट प्रेजेंट 22 आरओसी है इंडिया में एंड 23 ओएल है इंडिया में। मतलब अलग अलग जगह पे 22 आपके आरओसी हैं एंड 23 ओएल हैं। आरओसी का काम क्या है, कंपनी को
इनकॉर्पोरेट करना, अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग फाइलिंग्स में हेल्प करना कॉर्पोरेट को। और ओएल का काम क्या है आपका, कंपनी को वाइंड अप करना। कंपनी अगर बंद हो रहा है तो किस तरीके से बंद होगा, जो ऑफिसर उसको लुकआउट करेगा, उसके अंदर आपका ये सारा क्राइटेरिया रहेगा ऑफिशियल लिक्विडेटर का अंदर में। ठीक है, तो ये आपका आरडी का क्लासिफिकेशन हो गया। आप लोग सबको आरओसी पता रहता है, बट ये अंदर का चीज पता नहीं रहता है, वो सब कुछ क्लियर हो गया कि कंपनी अगर हम लोग रेगुलेट करते हैं, कॉर्पोरेट को चलाते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सा गवर्निंग बॉडी है, उनके पीछे कौन कौन आपका एस्टेब्लिश्ड है, कहाँ कहाँ पोस्ट पे एस्टेब्लिश्ड है, किस तरीके से ये पूरा कॉर्पोरेट आपका फॉर्मुलेट होता है, अलोंग विथ सेक्शन, अलोंग विथ प्रोविजन, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया रिगार्डिंग कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशन कि इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, इसके अंदर कौन कौन आपका अलग अलग काम करते हैं। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।